हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में कर रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और ये दोस्तों बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों बीपीएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं। और ये दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, 2023 का लेटेस्ट है, यानी कि 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने दोस्तों काफ़ी सारी क्लासें कर चुकी हैं, जिसमें हमने भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, इनको हमने समाप्त कर दिया है। दोस्तों आज की जो क्लास है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित एक क्लास को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो लगभग 60 प्रश्न उसमें हो चुके हैं। आज का जो प्रश्न है वो दोस्तों 59 प्रश्न से हम इस क्लास को करने वाले हैं। 59 प्रश्न से इस क्लास को करेंगे और 58 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इकोनॉमिक्स को। देखिए ये हमारा है 59वां प्रश्न। देखिए इससे पहले हम 58 क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखिए राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। दोस्तों रोलिंग प्लान की अवधारणा ये कब लागू की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जनता सरकार के द्वारा। देखिए गुरनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। इसे जनता पार्टी सरकार 1978-80 द्वारा लागू किया गया था। याद रखिएगा, रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा लागू हुआ था 78-80 में। देखिए अगला प्रश्न हमारा, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चल योजना, देखिए चल योजना चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। ठीक बात है। एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी ठीक है। दोस्तों अगला है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। दोस्तों ये भी ठीक है। इसमें 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना होती है, ये भी ठीक बात है। दोस्तों इसमें चारों कथन ठीक है, तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। दोस्तों योजना अवकाश, हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना चली थी, 5 ईयर प्लान। उसमें दोस्तों योजना अवकाश की अवधि कब थी, यानी कि उस समय योजना जो है वो नहीं चल रही थी। तो याद रखिएगा वो 1966 से 1969 के बीच ये दोस्तों रिक्त हो गई थी, यहाँ पर इनका अवकाश हो गया था। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर है, समाधिक आर्थिक वृद्धि, ये इसका उद्देश्य है। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 का व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति है। 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 54वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों हमें इनका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। देखिए इनके मिलान को देख लीजिएगा। देखिए स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। देखिए 1955 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर ती हो जाएगा ए पर। और 1964 में दोस्तों भारतीय उद्योग विकास बैंक आया था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और 1982 में ये भारतीय निर्यात आयात बैंक आया था, भारतीय निर्यात आयात बैंक। और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड आया था। तो इनके ये मिलान हो गए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर दे रखा है। अब इनको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? यानी कि विश्व के 100 बैंकों में शामिल है, शीर्ष में कौन सा बैंक है? तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पर 100 बैंकों में शामिल है, विश्व के 100 शीर्ष में, 100 शीर्ष बैंकों में। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था?
तो किसका लक्ष्य रखा गया था? तो याद रखिएगा 4% का वार्षिक औसत लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें विचार करना है। और देखिए, उपयुक्त सूचकांकों में से कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है, किए जाते हैं? तो कौन सा किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर किया जाता है शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये दोस्तों यहाँ पर जारी किया जाता है CSO के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या शामिल है? तो यहाँ पर CRR और SLR को कम करना, ये भी इसमें शामिल है दोस्तों। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी इसमें शामिल है। ब्याज दर का अविनियमन करना, ये भी शामिल है। यानी कि उपयुक्त सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? दोस्तों 15वें वित्त आयोग का कौन सा इनमें से सदस्य नहीं था? तो वो नहीं थे सुदीप्तो मुंडले। दोस्तों ये अशोक कुमार लाहिड़ी थे, रमेश चंद्र भी थे और अजय नारायण झा भी थे। यानी कि ये तीनों शामिल थे, पर ये सुदीप्तो मुंडले शामिल नहीं थे। देखिए 15वें वित्त आयोग के बारे में, 27 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसमें 4 सदस्य थे, अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह तथा प्रोफेसर रमेश चंद्र। आयोग गठन के प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया, जो 1 मार्च 2019 से प्रभावी हुआ था। देखिए अगला प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात, जिसे हम CRR में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है, अतः विलोमता भी सही है। देखिए अगला प्रश्न 17वां, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा LIC की स्थापना 1956 में हो गई थी। कब हुई थी? 1956 में। 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। LIC एक्ट 1956 के द्वारा। अगला प्रश्न है 71वां, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, तो मुद्रा कहलाती है गर्म मुद्रा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गर्म मुद्रा। देखिए इसके बारे में, वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च बाजार दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी, याद रखिएगा ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की प्रमुख सिफारिश के अनुसार IRDA अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में IRDA एक सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। IRDA का लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। देखिए आगे दोस्तों इनके मिलान दे रखे हैं। आधा क्वेश्चन यहाँ है और आधा क्वेश्चन वहाँ है, तो इसलिए हम इनके साथ में एक बार में मिलान ही देख लेते हैं। चलिए इनके मिलान देख लेते हैं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, सरकारी आयोग, ये दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सी रंगराजन समिति गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु आई थी, सी रंगराजन समिति। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग,
और नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है। गलत कथन हमें बताना है दोस्तों उपर्युक्त कथन, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पाधिकार उधार लेता है। तो दोस्तों बैंक दर ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लेते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन बैंक होते हैं वो बैंक लेते हैं, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकाल पर उधार लेता है। दोस्तों ये भी गलत है, इसमें दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों कथनों को यहाँ से समझिएगा। देखिए आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यावहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वह दूसरी ओर रेपो रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। देखिए अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। याद रखिएगा किसके होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, यानी कि कालक्रम क्या है। तो देखिए जो सबसे पहले योजना जो आई थी वो दोस्तों यहाँ पर ट्राइसेम आई थी, ट्राइसेम। उसके बाद दोस्तों RLIGP आई थी दोस्तों। इसके बाद कौन सी योजना, JRY आई थी। उसके बाद आई थी EAS। तो इनका क्रम क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर इनका क्रम दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। PM कुसुम योजना का उद्देश्य, देखिए PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा का कनेक्शन दिया जाता है सब्सिडी के आधार पर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। भारत निर्माण का कौन सा अंग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग ये इसका अंग नहीं है, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी और ग्रामीण आवास ये सब इसके अंग हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो वो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन सी राइट आंसर है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। तो क्या प्रतिशत था, वो था 55%। ऑप्शन ए राइट है 55%। देखिए अगला प्रश्न, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। यानी कि 50% से अधिक निर्धन ये कौन से 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो याद रखिएगा बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है। दोस्तों गरीबी रेखा के लिए कौन सा इसमें सही है, तो देखिए पहला है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति 26 रुपये, ये दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे है। और दूसरा है दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये, दोस्तों ये भी गरीबी रेखा के लिए ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर दे रखा है, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है,
तो आप सभी को पता है कपड़ा के निर्यात से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कपड़ा। देखिए अगला प्रश्न, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो भारत से सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी निर्यात होती है? कपड़ा। प्रश्न काल में कपड़ा भारत से निर्यात होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदों में से रहा है। वर्तमान हेतु उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। देखिए अगला प्रश्न, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो किस समूह को अनुमति दी गई थी? सलीम समूह को। ऑप्शन सी राइट है, सलीम समूह। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो याद रखिएगा 1972-73 और 1976-77। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर दे रखा है। 1972-73 और 76-77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। अगला प्रश्न है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1999 में। ऑप्शन डी राइट आंसर दे रखा है 1999 में। 1 जनवरी 1999 से प्रचलित आई यूरोपियन संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी तथा 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा अपनाया गया है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य, तो देखिए रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति, इसे ही हम क्या कहते हैं? रुपए की परिवर्तनीयता। देखिए अगला प्रश्न, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान 10% है। कितना है? 10%। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नकाल 2016-17 में जल विद्युत का कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.6% था। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के 16 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता 3,99,497 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का योगदान 4,46,723 मेगावाट यानी कि 11.7% है। याद रखिएगा अब कितनी है? 11.7% हो गई है। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किसको जोड़ता है? हल्दिया से इलाहाबाद को। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये किस में उच्चतम है? तो वो है सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दिल्ली और मुंबई, दिल्ली मुंबई गलियारा ये दोस्तों जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य 2006 में समझौता हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 2006 में। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर देखिए दोस्तों ये 63वीं बीपीएससी 2017 में आया हुआ था। तो प्रश्नकाल में उर्जित पटेल थे। देखिए प्रश्नकाल में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल 4 दिसंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हम सभी को पता है शक्तिकांत दास हैं, जो 12 दिसंबर 2018 से हैं। इससे पूर्व डॉक्टर रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक था। देखिए अगला प्रश्न, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? तो इसकी स्थिति है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कौन सी है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
देखिए अगला प्रश्न, G15 है। तो दोस्तों G15 क्या है? तो G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन, जैसे कि दोस्तों अब G20 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? दोस्तों G8 समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो याद रखिएगा, स्पेन नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, स्पेन नहीं है। फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आसियान इसके लिए है। तो आसियान किसके लिए है? तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए यहाँ पर इसकी फुल व्याख्या देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था। तो भारतीय विकास फोरम IDF पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारत सहायता क्लब। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारत सहायता क्लब से। भारतीय विकास फोरम IDF को पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कौन क्या है? कृषि है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है, कृषि। देखिए दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, 29 प्रश्न की क्लास तक। 99 प्रश्न यहाँ पर हमने हल कर लिए। अगली क्लास में हम 100 प्रश्न से इस क्लास को लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।